एवरीवन, कॉमर्स एस में मैं हूँ सीए मेघा त्रिपाठी। पढ़ाती हूँ आपको बिजनेस स्टडीज़ 11th 12th। सीए फाउंडेशन में मैं आपको पढ़ाती हूँ लॉ। और ये वीडियो के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी और वेट कर रही थी कि कब ये वीडियो अपलोड होगा और आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ ऐसा आने जा रहा है जिसमें आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना ही नहीं है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि बेटा पता है सीबीएसई ने टर्म 1 टर्म 2 कर दिया है। टर्म 1 टर्म 2 में एक है हमारा एमसीक्यू और दूसरा है हमारा सब्जेक्टिव। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। पढ़ना तो हमें सभी है, अच्छे से ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है। ये सब हो गई मोनोटोनस बातें जो सब आपको बोलेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगी और वो ही 2 चीज़ें तुम्हें करनी है टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए। उठाओ अपनी एनसीईआरटी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स लिए हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना चाहते, आपको बोरिंग लगता है, आपको थोड़ी सी नींद आ जाती है, तो आप मेरे साथ ये लेक्चर अटेंड करो और साथ ही साथ इसी के साथ बैक टू बैक आज या फिर कल आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी। यस, सो द गुड न्यूज़ इज बच्चों कि तुम लोगों को सिर्फ मेरा वीडियो देखना है और मेरे साथ ही जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जो नोट्स बताऊंगी, जो टॉपिक्स दूंगी, जो टिप्स ट्रिक्स बताऊंगी, उन चीज़ों पे ध्यान देना है और आपका बिजनेस स्टडीज आराम से हो जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा बताओ मैम? वो तो हम खुद भी कर लेते। बिल्कुल सही है, तुम लोग खुद भी कर लेते। बिजनेस स्टडीज नॉर्मली बच्चे खुद ही करते हैं, बट वो बच्चे हैं जो कहीं और किसी और सब्जेक्ट में थोड़ा लैग कर रहे हैं। हो सकता है इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है बट टाइम मिल नहीं पा रहा, या अकाउंटेंसी समझ नहीं आ पा रहा, बट बिजनेस भी हमारा ज़रूरी सब्जेक्ट है। तो बेटा जो टाइम तुम बिजनेस को दे रहे हो वो टाइम तुम सिर्फ मुझे देखने में दो, मैं तुम्हें वो पूरा प्रिपेयर कराऊंगी। तो जो बचेगा तुम्हारा टाइम वो पूरा तुम इकोनॉमिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में दे सकते हो, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स जिसमें मैं आपको एक क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी चैप्टर वाइज जो आपके टर्म 1 में आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। आज जो मैंने आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस चैप्टर 1 के हिसाब से इनकलकेट किए हैं वो बहुत बेसिक लेवल पे किए हैं, सो दैट जब हम धीरे धीरे कुछ अच्छी चीज़ करते हैं ना तो उसमें गियर आता है। गाड़ी चलती है ना तो गाड़ी पहले फर्स्ट पे जाती है, सेकेंड पे जाती है, देन तीसरी पे तो भागने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो लेवल रहेगा वो लेवल जिस तरीके से सीबीएसई ने मार्क्स एलोकेशन किया हुआ है उसी तरीके से रहेगा, सो दैट आपका एक भी टाइम, एक भी मिनट, एक भी सेकंड बर्बाद ना हो, ठीक है। तो करना ये है बेटा कि चैप्टर 1 जो है तुमने देखा ही है, चैप्टर 1 2 3 टोटल मिला के 16 मार्क्स का है आपको। अब वो 16 मार्क्स में सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं। अब चैप्टर 1 अगर हम अल्टीमेटली के अलग तरीके से देखें तो बड़ा बेसिक सा चैप्टर है। ऐसा कुछ आपको उसमें हैजल नहीं होता होगा, आपको बड़ा इजी लगता होगा मैम ये तो मैनेज कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ऐसे करके रफा दफा ही कर देते हैं। तो इसीलिए आधा घंटे का, आधा या 40 मिनट्स का मेरा ये लेक्चर देख लो बेटा। उसके बाद मेरा जो दूसरा वीडियो है उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो बस, एंड यू आर डन फॉर द डे। बिजनेस इज डन, ठीक है। बिजनेस आपको मैंने करा देना है। बाकी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में आप जैसे ही कॉमर्स से इसमें जो हमारे दूसरे लेक्चर्स हैं वो देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अपना खुद सेल्फ एफर्ट डालेंगे तो आपका टर्म 1 का सिलेबस इजीली प्रिपेयर हो सकता है, ठीक है। तो चलो बहुत बकर मैंने कर ली है और अब लगते हैं हम काम पे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो कि है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आज जैसे मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट क्लास है, तो मान के चलो कि आज से मैं बोलनी हूँ और आपको सुनना है। जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तब आपको बोलना है और मुझे सुनना है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ आज की क्लास में जो बच्चा कर चुका है उसको हो सकता है रिवीजन के तौर पे ये वीडियो पसंद आए, और जो बच्चा नहीं कर रहा है, जो पहली बार पढ़ना चाह रहा है बेटा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मैं तुम्हें रिवीजन करा रही हूँ या शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। मैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एमसीक्यू तुम्हें पूछा जा सकता है वो चीज़ें यहाँ कवर करने वाली हूँ। तो एकदम निश्चिंत होके, ईयरफोन लगा के, मम्मी पापा से दूर होके, कमरा बंद करके बैठ जाओ, ठीक है। और बैठ जाओ और देखो ये वीडियो जिसमें तुम्हारा चैप्टर 1 आज ही के आज आधे या 40 मिनट में कंप्लीट होने जा रहा है। ओके चलो, अब भाई
जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिजनेस है, बिजनेस में मैम हमें 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स में एक पूरी मैनेजमेंट पे दी है, दैट इज पार्ट ए, और पार्ट बी क्या दिया है हमें, पार्ट बी पे हमें दिया हुआ है फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमें सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लेना है, दैट इज मार्केटिंग। बाकी इसमें से हमें फर्स्ट 4 चैप्टर्स दैट इज प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग तक हमें पढ़ लेना है, ठीक है। तो अब भाई कुछ भी चीज़ हम करते हैं, ठीक है, हम अगर कोई छोटा सा फंक्शन करते हैं घर में, या फिर हम कहीं कुछ अपने स्कूल में कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, हर जगह तुम देखोगे, किसी बैंक में जाते हो मैनेजर रहता है, ठीक है, किसी कंपनी में जाओगे मैनेजर मिलेगा, या फिर कोई फंक्शन में देखोगे तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उसको कंडक्ट कराती है। हर जगह ये शब्द सुना ही सुना है कि भाई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब कुछ लोगों को अपने तरीके से काम करवा के जो तुमको हासिल करना है वो चीज़ अचीव कर लेना, ठीक है। जैसे कि तुम्हें कुछ खाना होता है, अच्छे से पसंद है, मम्मी को कैसे मैनेज करते हो, मम्मी मैं ना बहुत पढ़ूंगा और मैं बहुत अच्छे से आपको ये ला के दिखाऊंगा, भले ही फिर बाद में सो जाओ उस टाइम के लिए, बिकॉज तुम्हारी फेवरेट डिश बननी है, तुम किस तरीके से मैनेज या मैनिपुलेट करते हो चीज़ें। तो इसी तरीके से अगर हम किसी बिजनेस को देखें तो बेटा बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। तो क्या हर एक बंदा एक तरीके का हो सकता है, क्या हर एक बंदे की आइडियोलॉजी फिलॉसफी या फिर कोई पर्सनालिटी है अलग अलग होगी कि एकदम सेम जैसी हो जाएगी कि चलो मैंने राम को तो समझा दिया है तो पूरे ऑफिस को समझा देना है, बस मेरा काम हो गया है। इसीलिए जब भी हम किसी ऐसे लोगों से, ऐसे हेटेरोजेनस ग्रुप से मिलते हैं जिसमें हमको हर किसी को सेम पेज पे लाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों सेम पेज पे लाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम उनसे एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है, बिजनेस का मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग या उसका सर्वाइवल। तो इस चीज़ को अगर वो करना चाहता है हासिल, तो वो कैसे करेगा, वो सबसे पहले अपने लोग मैनेज करेगा, वो देखेगा काम कैसा हो रहा है, क्योंकि भाई काम तो लोग ही करेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़नी है, ये सिंक्रोनाइजेशन जो होता है ये होता है एक तरीके से मैनेजमेंट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बेटा कि एक्चुअली में हमें आज क्या क्या कर लेना है। हर मेरे क्लास में आपको इस तरीके से मैं इंडेक्स पहले बताऊंगी सो दैट आपको ये समझ आ जाए कि हमारा जो भी चैप्टर है उस चैप्टर में हमारे क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जिस तरीके से हमको कर लेना है। तो जब हमारे माइंड में रोड मैप तैयार होगा तो तुम लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये चीज़ें चैप्टर 1 में पढ़ी हैं और इसके पॉइंट्स मुझे ध्यान है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, फिर हम देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें मैनेजमेंट ज़रूरी है, फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है और प्रोफेशन क्यों है, हम उसके कुछ रीज़न समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब हम मैनेजमेंट में जाते हैं एक बिजनेस में तो हर लेवल पे आपको मैनेजर मिलेगा, तो वो मैनेजर कौन कौन से लेवल पे ऑपरेट करता है तो हम वो लेवल्स देखेंगे। उसके बाद जितने भी फंक्शंस हैं जो एक मैनेजर को एक बिजनेस में परफॉर्म करने हैं तो वो कौन कौन से फंक्शंस होंगे, जिसमें आपकी पूरी पार्ट ए वाली बुक बनी हुई है, हम उसको एक छोटे से ग्लिम्स में देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि अभी इस एट दिस स्टेज आपके लिए वही ज़रूरी है, उसको डिटेल में हमें आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं इसीलिए पेन चेंज कर रही हूँ ताकि जिसका ध्यान नहीं है वो एक बार ये ग्रीन पेन को देख के समझ जाए कि यार मैम कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हैं। बिल्कुल बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैप्टर 1 में जितने क्वेश्चंस ये एक सिंगल टॉपिक से आए हैं ना, ये सिंगल हड्डी टॉपिक, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब एक भी सेकंड वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। अगर हम बिजनेस की लैंग्वेज में समझें तो मैनेजमेंट में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट कभी भी अकेले हो सकता है क्या बेटा? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। अगर मैनेज अकेले होना होगा, हम खुद को मैनेज कर लेंगे तो हम किसी बिजनेस में क्यों काम करेंगे? क्योंकि हम सब काम क्या एक साथ कर सकते हैं या सब काम क्या हम ही कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें लोग चाहिए होते हैं।
हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैनेजमेंट जो है बेटा वो एक एक्टिविटी है जहां पर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वहां पर ग्रुप रहता है लोगों का। अब वो ग्रुप ऑफ पीपल कर क्या रहे होते हैं? दे आर वर्किंग इन एन organization. They are working in an organization. So people in organizations are performing diverse tasks. कोई होता है जो प्रोडक्शन में होगा, कोई होता है जो सेलिंग कर रहा है, कोई एडमिन बन के सारी चीजें मैनेज कर रहा है। ऐसे डिफरेंट टास्क होते हैं एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो वो जो डाइवर्स टास्क है वो मैनेजमेंट के अंडर में ग्रुप ऑफ पीपल कंडक्ट कर रहे होते हैं। दे ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। अब यहाँ पर मैंने फिर पेन चेंज कर दिया है और देखो सेम गोल यहाँ पर क्या होगा, जो भी गोल है, कोई प्रोजेक्ट है या एवरीथिंग रिलेटेड टू द सर्वाइवल, ग्रोथ या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये गोल आपको देख लेना है। सो मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये सारे लोग डाइवर्स टास्क करने वाले लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा एक बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को ओवरहेड कौन कर रहा है? दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के थ्रू ही ये सारी चीजें हो रही हैं। सच मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड, कि हमारा काम खत्म हो और गोल्स अचीव हो। अब इससे ही हमको जैसे ही हमारा टास्क खत्म होता है और अच्छे से खत्म होता है, हमें दो टर्म्स मिल जाते हैं एंड वो दो टर्म्स हैं बेटा, एक होता है इफेक्टिवनेस और दूसरा आपका होगा एफिशिएंसी। अब मैम इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हमने पढ़ा है। इफेक्टिवनेस मैम मतलब होता है कि हमको काम कंप्लीट कर लेना है, और एफिशिएंसी अगर हम बहुत अच्छे से काम कंप्लीट करते हैं, हमें वाहवाही मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो मैम वो इफेक्टिवनेस का एफिशिएंसी होता है, ठीक है। बिल्कुल बहुत सही गेस किया आप लोगों ने। तो चलो आज डिटेल में ही पढ़ लेते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है। सो अगर आप कोई गिवन टास्क, कोई एक ऐसा टास्क है जो आपको गिवन टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है, मतलब तो समझ लेते हैं कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होती है। तो देखो, जब किसी ने बोला कि तुम्हें ये काम करना है 1 घंटे में और तुमने वो काम 1 घंटे में कर लिया, तो क्या बन गए तुम बन गए इफेक्टिव। और अगर किसी ने बोला कि भाई तुम्हें ये काम 1 घंटे में तो करना ही करना है, मगर मिनिमम जो कॉस्ट आनी चाहिए ना, अगर जो मिनिमम पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ दैट इज 100 रुपीज़, और तुमने उसको कंप्लीट कर लिया 90 रुपीज़ में, ठीक है। भले ही तुम 1 घंटे में नहीं कर पाए पर तुमने उसको 90 रुपीज़ में कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? एफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें हमें बेटा सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर इफेक्टिवनेस होता है मतलब इट इज टाइम, ठीक है, इट इज टाइम रिलेटेड, और अगर एफिशिएंसी होगा सो इट इज रिलेटेड टू द मिनिमम या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नो वेस्टेज ओवर हेयर, ओनली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट रहेगी, वो कॉस्ट जो आपकी रहेगी वो बहुत मिनिमम रहेगी, और इफेक्टिवनेस में आपका जो टाइम रहेगा वो टाइम एकदम प्रॉपर रहेगा, ठीक है। सो ये जो दो टर्म्स हैं दे आर डिफरेंट, ठीक है, बट इनका बैलेंस होना एक मैनेजमेंट में एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को अगर चलना है और लंबी राह में जाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरी है? उसके लिए उसको ज़रूरी है कि उसका कम से कम पैसा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो। तो कम से कम पैसा कैसे लगेगा? जब वो एफिशिएंट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब वो वर्क टाइम से करेगा, दैट इज़ वो इफेक्टिव होगा। तो इन दोनों का बैलेंस होना हमें ज़रूरी है। सो दिस इज व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि अगर हम किसी मैनेजमेंट में कुछ पोस्ट पर हैं, हमें कुछ चीज़ मैनेज करने के लिए दी है, तो हम जो मैनेज करेंगे उसकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट में हमें ध्यान में रखनी है, और हम पहचान पाएंगे कि हाँ यार ये मैनेजमेंट ऐसे ही करना है, या फिर इस मैनेजमेंट के यही कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि सबसे पहला जो आपको चीज़ ध्यान रखना है दैट इज मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। यहाँ पर आपकी बुक में आपको इसका वर्ड मिलेगा कि मैनेजमेंट होता है परवसिव, ठीक है, घबराना नहीं है हमें,
परवेसिव ये वर्ड मिलेगा आपको। मैंने इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सल लिखवाया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर परवेसिव लिख देती ना लोग भूल जाते हैं, बट यूनिवर्सल आपने पहले देखा तो आपकी जो मेमोरी है उसमें यूनिवर्सल है। सो आपको ध्यान रहेगा कि अगर हमने यूनिवर्सल समझा है दैट इज इट इज परवेसिव, मतलब हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में, हर स्टेट में, हर सिटी में मैनेजमेंट ज़रूरी है। छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मैनेजमेंट ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट क्यों करा जाता है? क्योंकि हमें कोई गोल अचीव करना होता है, इसलिए मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। उसके बाद जब भी हम मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट में जो फंक्शंस हैं हमें आगे पढ़ने हैं, क्या वो एक ही बार होते हैं और फिर हमारा काम हो जाता है, या मैनेजमेंट में आपको डेली एनालिसिस करना होता है, अपडेशन देखना होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज इट इज़ नेवर एंडिंग। यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ, एनालाइजिंग द थिंग्स विच यू हैव डन, मॉडिफाइंग, इम्प्रोवाइजिंग द थिंग्स विच यू शुड करेक्ट। ठीक है, सो आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, वो अकम्प्लिश कर सके, इसीलिए इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज मल्टी डिमेंशनल। ये मल्टी डिमेंशनल मैनेजमेंट क्यों है, ये आपका होमवर्क है। आप बताओगे मुझे कि मैनेजमेंट को मल्टी डिमेंशनल क्यों कहा गया है। जब तक आप लोग ये करोगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में बताइए या फिर मुझे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करके बताइए कि क्या मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। इफ मल्टी डायमेंशनल है तो वो कैसे है, मुझे जरूर बताइए। देन आगे बढ़ते हैं भाई, ग्रुप एक्टिविटी। मैंने बताया ही था ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना जिसको तुम मैनेज करोगे। किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी सिंपल पर्सन को तो करना ही नहीं है। बहुत लोग रहेंगे तुम्हारे अंडर में, डिफरेंट डाइवर्स टास्क करेंगे, तो इसीलिए इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब पहले कोरोना नहीं था तब भी बिजनेस चल रहा था, कोरोना आया उसके बाद भी बिजनेस चल रहा है। ठीक है, सो माहौल हमारा कैसा भी हो, एनवायरनमेंट हमारा कैसा भी हो, हमें कोप अप करना आना चाहिए। वही सेम चीज अप्लाई होती है मैनेजमेंट में कि भाई ये एक डायनामिक फंक्शन है, इसको माहौल कैसा भी हो, समा कैसा भी हो, या फिर कोई भी चीज आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तुमको अपने हिसाब से ढलना, उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ढलना आना ही चाहिए। ठीक है, अब क्या तुमने कभी मैनेजमेंट को देखा है? क्या कभी तुमने मैनेजमेंट को उससे बात की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट तो मैम एक बाइंडिंग फोर्स है। नहीं, मैनेजमेंट एक एसेंस है। नहीं मैम, क्या बोल रहे हो? अरे मैं तुम लोग को जगा रही हूँ, जो लोग सो गए हैं ना वो उठो और बताओ कि मैनेजमेंट क्या है। बेटा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है एक इंटेंजिबल फोर्स की तरह, जो हमें दिखती नहीं है बट महसूस होती है। अगर कोई वेल मैनेज्ड पर्सन होता है तुम समझ जाते हो ना, अगर कोई मिसमैनेज्ड होता है तुम समझ जाते हो, बट क्या वो तुम्हें बोलते हैं? क्या वो तुम्हें कुछ भी बोलते हैं? नहीं। सो दैट इज व्हाई यू कैन जस्ट फील इट। ठीक है, यू कैन जस्ट फील इट बट यू कैन नॉट टच इट, सी इट, और यू कैन टॉक टू इट। ठीक है, सो ये हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ध्यान में रखना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आएगी कि मैम हमको ये याद तो रहेंगे, अभी आपने समझाया हमें समझ आ गया, हम इसको याद कैसे रखेंगे? आप उसको याद करोगे मेरे साथ। सबसे पहले मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैंने बताया ही था डेफिनेशन में आगे कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट है एक ग्रुप, ठीक है, जो काम करता है एक गोल के लिए। ठीक है, और ये गोल क्या हो सकता है? ये गोल होगा मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, याद हो गया? हमको इसको एक स्टोरी के फॉर्म में याद करना है कि मैनेजमेंट है एक ग्रुप और वो ग्रुप काम करता है गोल के लिए, और गोल है उसका मल्टी डायमेंशनल। अब जैसे ही मल्टी डायमेंशनल आया, वो मल्टी डायमेंशनल होएगा हमेशा कंटिन्यूअस। ठीक है, जो मल्टी डिमेंशनल उसका गोल है वो रहेगा हमेशा कंटिन्यूअस, और वो कंटिन्यूअस रहेगा डायनामिक। ठीक है, ये हम उसके एडजेक्टिव्स, उसके गोल के एडजेक्टिव्स ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो सब फिर से शुरू करती हूँ मैं। मैनेजमेंट है एक ग्रुप का गोल है मल्टी डिमेंशनल, वो मल्टी डिमेंशनल जो है कंटिन्यूअस, डायनामिक, ठीक है, और
इंटेंजिबल, राइट, वेरी गुड। और इंटेंजिबल मतलब 3 एडजेक्टिव्स हमने याद कर लिए कि मल्टी डिमेंशनल जो हमारा गोल था वो 3 चीजों में था। क्या था? सबसे पहला कंटिन्यूअस, फिर डायनामिक और इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल तो इंटेंजिबल जो कि यूनिवर्सली काम करता है। ठीक है, तो सारे आपके अब ध्यान दोगे तो आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ कवर कर लिए। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने आपको एक एडवाइस दी, एक आपको ट्रिक दी, टिप दी। आप उसको हो सकता है अपनी किसी मोनोलॉग में या अपनी किसी स्टोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बनाया है, मैनेजमेंट है एक ग्रुप, ठीक है, मैनेजमेंट है मैं चेंज करके एक बार आपको फिर से हाईलाइट करके बताती हूँ। मैनेजमेंट है एक ग्रुप जिसका गोल है मल्टी डिमेंशनल, और वो मल्टी डिमेंशनल कंटिन्यूअस, डायनामिक, इंटेंजिबल है और यूनिवर्सली काम करता है। ठीक है, लिख लेना भाई, सारी चीजें एक ही लाइन में आ गई और याद भी हो गई। ठीक है, तो जैसे ही आ जाएगा, अगर आपको कोई भी एमसीक्यू आ रहा है, कोई भी केस स्टडी आ रहा है जिसमें वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई एनी फीचर सो यू कैन इजीली रिलेट। ठीक है, इसी तरीके से हमको सारी चीजें पढ़नी हैं। अब चलते हैं हम आगे और समझते हैं कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे सोशल और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे पर्सनल। अब इसको सिर्फ ऐसे ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव अगर ऑर्गेनाइजेशनल है तो आपको यहाँ पर P आना है, S आना है और G आना है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज PSG। अब व्हाट इज PSG? PSG इज प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ। ठीक है, तो अगर PSG आता है ऑर्गेनाइजेशनल में, मतलब वो क्या है? वो उसका ऑब्जेक्टिव है। सोशल में क्या हो सकता है? कोई भी चैरिटी रिलेटेड, कोई भी अवेयरनेस रिलेटेड, अगर आप कुछ भी काम करते हो जो सोसाइटी के उद्धार के लिए है तो वो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल क्या होगा? जो नन्हे मुन्ने राही इस बिजनेस में काम करके, मेहनत करके काम कर रहे हैं, क्या उनको कुछ अचीव हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैनेजमेंट में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, हमारी चीज़ें, हमारी लाइफ आसान हो जाती है। तो जब भी हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वो क्या करेगा? ग्रुप गोल्स, मतलब वो ग्रुप गोल्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को टुगेदर फेस करने हैं और अकम्प्लिश करने हैं, उसमें वो हेल्प कर देता है कि हम ग्रुप गोल्स इजीली अचीव कर सकते हैं। देन इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये मुझे लगता है आपको दिख पा रहा होगा, ये मैंने थोड़ा सा हो सकता है ग्राफिक डिफेक्ट हो सकता है, बट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब जब भी कोई चीज़ इजीली मैनेज रहती है तो उसका क्या होता है? परफॉर्मेंस जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, टाइमली प्लान्ड, टाइमली कैलकुलेटेड, एवरीथिंग इज मैनेज, तो उसका परफॉर्मेंस ऑलरेडी इंक्रीज होगा, तो ऑफिशियली उसका एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे? भाई डायनामिक है, बंदा बहुत डायनामिक है, कुछ भी आ जाए, बाढ़ भी आ गई ना, वो खड़ा ही था, वो हिला नहीं। इस तरीके से अगर कोई बिजनेस है और वो किसी भी सिचुएशन में compete कर पा रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, तो वो कैसे? क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट के कारण क्या हो गया? इट क्रिएटेड अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव कर लेने ही हैं, तो लोग अगर खुश रहेंगे, मैनेज प्रॉपरली रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड और लीडरशिप के थ्रू अपने कुछ पर्सनल गोल्स हैं वो अचीव कर पाएंगे, जो अल्टीमेटली उनको मोटिवेट करेगा और अच्छा करने के लिए, और हमारा ऑल टुगेदर जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था, जो प्रॉफिट था, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा मीट आउट हो जाएगा। और लास्ट जो आपको ध्यान देना है वो है सोशल सर्विस, मतलब सोशल सर्विस, सोसाइटी का उद्धार। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हो, वो रिसोर्सेज यूज करके कुछ उनके लिए मीनिंगफुल क्रिएट करते हो जिससे सोसाइटी का बेनिफिट है, तो दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट इज गिविंग यू।
सो अब आप देख चुके हो कैरेक्टरिस्टिक्स, आप देख चुके हो इम्पोर्टेंस, मगर बिजनेस स्टडीज़ में थोड़ा बहुत आपको बोरिंग टॉपिक भी झेलने पड़ेंगे। अब वो बोरिंग टॉपिक्स क्या हैं? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये तो हमें समझ ही नहीं आता कि ये टॉपिक रखा क्यों है, इसका क्या रेलेवेंस है। अब भाई एज अ मेटाफॉर उन्हें यूज़ करके रखा हुआ है, तो उनने मैनेजमेंट का जो कंपैरिजन है वो उन्हें आर्ट से करा है, साइंस से करा है और प्रोफेशन से करा है, और इसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं। तो इसीलिए बेटा भले ही ये बोरिंग है मगर हमें इसको स्किप नहीं करना। तो चलो समझते हैं और देखते हैं कि अगर हम एक चार्ट पे समराइज वे में समझ लें कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक साइंस है या प्रोफेशन है कि नहीं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट अगर हम जाने तो वो आर्ट क्यों है? वो आर्ट इसलिए है क्योंकि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्रायर थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब कभी भी आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने हैं, लिटरेचर पढ़ना है रिलेटेड टू द थियोरीज गिवन बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है। उसके बाद उसी नॉलेज को आपको एज अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच के थ्रू लगा लेना है। कोई भी सिचुएशन आएगा वो जो आपने पढ़ा है उसको आपको पर्सनलाइज्ड वे में लगाना है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, दैट इज व्हाई मैनेजमेंट बिकम्स एन आर्ट। मतलब आपने एक बुक ली, ठीक है, उस बुक को पढ़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूट्यूब में वीडियोस हैं जिसमें आपको कुकिंग सीखनी है, आपको बनाना है पालक पनीर। अब वो पालक पनीर वो बना रहे हैं, पालक पनीर आप उनसे समझ के, उस बुक से समझ के, उस वीडियो से समझ के बना रहे हो, बट क्या वो एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसा वो बना रहे हैं? नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कुछ बोले यार इसमें ये भी मसाला डाल लेते हैं, इसमें ये भी चीज़ ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पर आ जाती है आपकी क्रिएटिविटी। और जहाँ पर क्रिएटिविटी आ जाती है तो वो चीज़ हो जाती है आपकी खुद की आर्ट, ठीक है। तो अगर हम मैनेजमेंट को देखें तो मैनेजमेंट में जस्ट बिकॉज इट इज़ अ सोशल प्रोसेस, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं, तो हर एक मैनेजर का अपना तौर तरीका रहेगा। सो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं कि मैनेजमेंट साइंस क्यों कहा जाता है। अब मैनेजमेंट बेटा साइंस इसलिए है क्योंकि जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ नई नई चीज़ें निकालते हैं, इसी तरीके से मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर पढ़ना है जिसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी रहती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि वो परवेसिव है, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपने थीसिस लगाने से, अपने थ्योरीज लगाने से, वो सारी चीज़ें अप्लाई करने पर, जो कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस में, ऐसी मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस, उसके थ्रू जो आप चीज़ इनकलकेट करते हो सामने वाले में, या फिर आप किस तरीके से उस अप्रोच को फॉलो करते हो, दैट इज व्हाई इट बिकम्स साइंस, ठीक है। मगर यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैनेजमेंट एक साइंस प्योर नहीं है। अब प्योर साइंस क्या होगा मैम? प्योर साइंस वो होगा जहाँ पर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट से हम कोई चीज़ या कोई नई थिंग या प्रोसेस इन्वेंट कर लेते हैं। बट जब भी हम मैनेजमेंट देखेंगे तो मैनेजमेंट में क्या हम कुछ नई चीज़ इवॉल्व कर रहे हैं भाई, कुछ इन्वेंट कर रहे हैं क्या? नहीं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ सोशल साइंस, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग यू गारंटी कि भाई जो तुम कर रहे हो ना उससे ये होने वाला है। नहीं, हो सकता है सामने वाला बंदा उसमें अच्छे से भी परफॉर्म कर ले या उसमें उस तरीके से ना करे जो तुमने सोचा है। सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट गारंटी कि भाई जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो कैसा काम आने वाला है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ सोशल साइंस। अब प्रोफेशन अगर हम देखें तो प्रोफेशन में बेटा अगर मैं सीए हूँ तो मैंने पहले इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद मैं उस इंस्टीट्यूट की मेंबर बनी और मुझे क्या किया गया है, मुझे प्रैक्टिस करने का वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है कि अब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और तुम टैक्सेशन, ऑडिट या फाइनेंशियल सर्विसेज में अपने फील्ड में काम कर सकते हो, ठीक है। बट मैनेजमेंट में क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। सो अगर हम देखें तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में भी हमको कोई एजुकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर मैनेजमेंट कोर्सेज, देयर आर MBAs कॉलेजेस जहाँ पे आप जाते हो, बट
क्या ज़रूरी है किसी मैनेजर को कि उसके पास कुछ हो ही? कोई गांव वाला भी अगर बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो उसके पास तो इतनी एजुकेशन नहीं है। दैट इज़ वाई अगर हम प्रोफेशन से रिलेट करें मैनेजमेंट को, तो कहीं ना कहीं ये लैगिंग आ जाती है कि वो ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड बंदा ही मैनेजर बन पाए। ठीक है, तो एक तो ये ड्रॉबैक आ गया। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जिसने एग्जाम क्लियर किया वही आगे बढ़ेगा। बट क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? कोई भी मैनेजर बन सकता है, कोई भी मैनेजर कोई भी चीज़ें पहन सकता है। भाई लोग धोती कुर्ता में बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, ठीक है, लोग मस्त चाय बेच के पीएम बन जाते हैं। तो इसीलिए हमको भी ये चीज़ देखनी है कि भाई जो अगर मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन से रिलेट कर रहे हैं, प्रोफेशन से अगर हम रिलेट कर रहे हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी कि भाई वहाँ पर तो कोड ऑफ कंडक्ट कोई ज़रूरी है ही नहीं, बट अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में लैक करती हैं, और दैट इज़ वाई मैनेजमेंट को हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि वो एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि मैनेजमेंट आर्ट, तो आर्ट में अगर क्रिएटिविटी होगी तो वो आ जाएगा आर्ट। साइंस में अगर एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो सिस्टमेटिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज रहेगा तो वो हो जाएगा साइंस। ठीक है, और प्रोफेशन तो वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी मैनेजमेंट में नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट भी ज़रूरी नहीं है, और फॉर्मल एजुकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए हैं आसानी से? बिल्कुल, चलो बढ़िया। अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कि जब भी हम मैनेजमेंट में काम करेंगे तो हो सकता है कोई तुम्हारा जूनियर हो सकता है कोई तुम्हारा सीनियर हो। तो ये जो जूनियर और सीनियर के लेवल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब इनको अपन डिटेल में समझते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर सर्टेन फंक्शंस, ठीक है, परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स जो अपने फंक्शंस करेंगे। ठीक है, अब एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। हायरार्की में जो भी सीनियर है, जूनियर है, उसको एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है और वो उस टास्क को परफॉर्म करता है। अब सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी और राइट टू टेक अ डिसीजन उस एक अथॉरिटी को दे दी जाती है, एक सीनियर को दे दी जाती है। सो the authority responsibility relationship that binds individuals as superiors as juniors, उसको कहा जाता है different levels of management। ठीक है, मतलब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो रिलेशनशिप एक जूनियर और सीनियर के बीच में बनती है उसको कहा जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो लेवल्स हैं ये क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला आपको इसमें कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप अच्छे से देख पा रहे हो। ठीक है, अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा करेगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। वो बंदा क्या करेगा? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्यों होगा? पॉलिसी फॉर्मुलेशन इसलिए होगा क्योंकि उसको अपना बिजनेस का भविष्य देखना है, उसको उसकी प्रोग्रेस करवानी है। तो सबसे पहला वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा, वो स्कैन करेगा एनवायरनमेंट की कैसे चीज़ें बदल रही हैं तो मुझे किस तरीके से बदलना है, और प्लान करेगा और डिसीजंस करेगा। ठीक है, अब ये जो डिसीजंस करेगा उसको इम्प्लीमेंट या इंटरप्रेट कौन करवाएगा? इंटरप्रेट कराएगा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये करवाएगा एलोकेशन की कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होने हैं, ये ओवरसी देखेगा कि भाई नीचे वाला जो स्टाफ है वो कैसे काम कर रहा है, वो रिपोर्ट करेगा अगर कोई दिक्कत आ रही है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, वो रिपोर्ट करेगा और डेवलप करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा एक्टिविटीज जो उसको ऊपर से ऑर्डर मिला है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना, ये मेन वर्किंग क्लास होते हैं। मेन वर्किंग क्लास, मेन वर्किंग क्लास मतलब इन पे क्वालिटी डिपेंड करती है। वो क्वालिटी हो सकती है आपकी सर्विस, वो क्वालिटी हो सकती है आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो कि ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज, सुपरवाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं भाई मिडिल मैनेजर्स को, एंड इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशंस। और डे टू डे ऑपरेशन क्या होता होगा? प्रोडक्शन होता होगा, सेल होता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनना है, किस तरीके से उसका सेल होना है, किस तरीके से पैकेजिंग होनी है, तो वो सारे मेन काम कौन करते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, चलो
अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैं आपको उड़न खटोले की तरह बताऊंगी और उसको फिर आगे समझाऊंगी। दैट इज, सबसे पहला आता है प्लानिंग, जहां पर आप प्लान करते हो। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर एक आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हो कि मेरा बिजनेस में कौन कौन काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आप वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें राइट लोगों को डालते हो कि भाई कौन कौन कहाँ आएगा। और जैसे ही स्टाफिंग होता है तो आप एक लीडर को अपॉइंट करते हो जो लीड करे, मोटिवेट करे, जो कि एक मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसे ये सारी चीजें सिंक में चलने लगती हैं, आपको अल्टीमेटली उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ये है फंक्शंस। अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन जो है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़िए और समझिए, और उसके बाद हम MCQs भी डिस्कस करेंगे। एंड स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स एस।